मिड लाइफ क्राइसिस वाले एपिसोड में हमने एरिक एरिक्सन के बारे में बात करी थी, जिसने ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर एक एक्सटेंसिव स्टडी करी है और इंसान की साइकोलॉजिकल जर्नी पैदा से लेके मौत तक उस चीज़ को वो 8 स्टेजेस में डिवाइड करता है और उसको समझने की कोशिश करता है और हमको समझाने की कोशिश करता है। तो आज हम उसको समझते हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू फटाफट। और ये बहुत हेल्पफुल है और बहुत काम की चीज़ इसलिए है कि हमारी फैमिली में बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, यंग लोग भी होते हैं। तो हमको जब ये बेसिक आइडिया हो जाता है ना साइकोलॉजी का, तो हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, एक दूसरे के बिहेवियर को समझ सकते हैं, एक दूसरे की नीड्स को समझ सकते हैं। इसलिए ये बहुत बढ़िया चीज़ है, सुनना चाहिए, समझना चाहिए इसको। तो फर्स्ट स्टेज जो एरिक एरिक्सन बोलता है इंसान की ज़िंदगी में शुरू होती है, वो होती है पैदाइश से लेके 18 महीने तक। उस स्टेज को वो नाम देता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ये जो स्टेज है, ये जो एज है बच्चे की, वो उस एज में माँ बाप की ज़िंदगी या माँ बाप का काम ये होता है कि उस बच्चे की बेसिक नीड्स को मीट करना। अब अगर माँ बाप उसकी बेसिक नीड्स को मीट नहीं करते तो उस बच्चे के अंदर मिसट्रस्ट पैदा हो सकता है दुनिया के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा रोता है, उसके माँ बाप उसको दूध पिला देते हैं, फीड कर देते हैं, खाना खिला देते हैं, तो वो बच्चा ट्रस्टफुल बनेगा, उसको सिक्योरिटी वाली फीलिंग आएगी, उसको ट्रस्ट होगा कि मुझे जब भी भूख लगती है मुझे फीड कर दिया जाता है। ऑन दी अदर हैंड अगर दूसरा बच्चा है जो रोता है लेकिन उसके माँ बाप उसको इग्नोर करते हैं, उसको दूध नहीं पिलाते, तो उस बच्चे के अंदर सबसे पहले तो मिसट्रस्ट पैदा होगा कि उसकी नीड्स मीट नहीं होती और उसको इन दुनिया में इनसिक्योर फील करेगा, वो फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी उसके अंदर आ जाती है। ये हो गई पहली स्टेज। दूसरी स्टेज जो वो बोलता है वो होती है ऑटोनॉमी, मतलब खुद मुख्तारी वर्सेस शेम एंड डाउट। ये होता है 18 महीने से लेके 3 साल के बच्चों के बीच में। इस स्टेज में बच्चा जो है वो अपना पर्सनल कंट्रोल डेवलप करता है। अगर वो अच्छे से पर्सनल डेवलपमेंट अपना हो पाए, उसका पर्सनल कंट्रोल बन पाए, तो वो खुद मुख्तार बन जाएगा। और अगर उसका वो फेलियर होता है उस चीज़ के अंदर, तो उसको शेम आएगी, अपने आप पे शर्म आएगी और अपने आप को वो डाउट करेगा, है ना, अपने आप पे उसको भरोसा नहीं रहेगा। तो इसका एग्जांपल ऐसे है कि एक बच्चा है जिसके माँ बाप उसको चूज़ करने देते हैं कि उसको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। उस बच्चे के अंदर क्या होगा ना, ऑटोनॉमी, खुद मुख्तारी डेवलप होगी और एक इंडिपेंडेंस उसके अंदर डेवलप होगा। और दूसरे हैंड पे अगर कोई बच्चा है जिसको उसके माँ बाप अपने चॉइसेस पे बराबर बार बार क्रिटिसाइज़ करते हैं, देख तूने शूज़ अच्छे से नहीं पहना, देख तूने कपड़े अच्छे से नहीं, उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे, तो उस बच्चे के अंदर क्या होगा, शेम और डाउट आएगा, उसको शर्म भी आएगी अपने आप पे और अपने आप पे शक भी करेगा कि यार मैं केपेबल हूँ या नहीं हूँ। तीसरी स्टेज जो है वो 3 से 5 साल के बीच में होती है। इसको बोलते हैं इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इस एज में क्या होता है, बच्चे कोई भी चीज़ को ज़ोर दे करके बोलना शुरू कर देते हैं, अपने आप को असर्ट करना शुरू करते हैं। इसमें जो माँ बाप ने अगर इसको अच्छे से हैंडल किया तो उस बच्चे के अंदर इनिशिएटिव आएगा, है ना, पहल लेगा वो चीज़ों के लिए। और अगर आपने अच्छे से हैंडल नहीं किया तो वो बच्चा गिल्टी फील करेगा पहल करने के लिए, तो फिर वो पहल ही नहीं करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जिसने अपने साथ के बच्चों को लेकर के कोई नया गेम खेल रहा है, उसने एक इनिशिएटिव लिया चीज़ों को लीड करने का और आपने उसको अप्रिशिएट किया, अरे वाह बेटा तुमने अच्छी लीड ली, अच्छा काम किया, अच्छा ऑर्गेनाइज करते हो आप, तो क्या होगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अगली बार भी वो चीज़ों में पहल करने की कोशिश करेगा। लेकिन वही दूसरे हाथ पे एक ऐसा बच्चा है जिसको पहल करने पे डांट दिया गया, उसको बोला अरे तुम दूसरे बच्चों को भी बिगाड़ रहे हो, है ना, दूसरों के ऊपर आप डांटते हो, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जिसने अपने घर के पिलोज लेकर के कुछ स्ट्रक्चर बना दिया, कुछ फोर्ट बना दिया, और इंस्टेड ऑफ प्रेजिंग माँ बाप ने उसको बोला ये क्या आपने कचरा फैला रखा है घर के अंदर, सब पिलोज बिखरा दिए ये वो, तो क्या होगा, वो बच्चे के अंदर फीलिंग गिल्ट वाली आएगी। अब अगली बार वो इनिशिएटिव नहीं लेगा, उसके जो क्या बोलेंगे इनिशिएटिव लेने वाली जो एंगल था, जो उसके दिमाग का पोटेंशियल था, वो क्रश हो जाएगा वहाँ पर। तो इसको, ये स्टेज को हैंडल करना बहुत क्रूशल है। चौथी जो स्टेज होती है वो होती है 5 से 12 साल के बीच में। इस स्टेज को नाम दिया गया है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी। इंडस्ट्री यानी एक इंसान की मेहनत करने की काबिलियत, और इन्फीरियोरिटी यानी कमतरी वाली फीलिंग, ऐसा से कमतरी। अगरचे माँ बाप या सोसाइटी इस स्टेज में सक्सेसफुल होती है बच्चे के लिए, तो वो बच्चा हार्ड वर्किंग रहेगा, और अगर फेल होती है तो उसके अंदर एहसास कमतरी आता है इस स्टेज की वजह से। क्योंकि इस स्टेज में बच्चों को क्या है ना कि नए स्किल्स सीखने का शौक़ रहता है, नए टूल्स सीखने का शौक़ रहता है। अब देखोगे कि
घर के जो टूल्स होंगे या गाड़ियाँ होंगे उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा इस एज के बच्चे को, स्किल सीखने में भी रहेगा। तो अगर आप एक एग्जांपल ले लो, एक बच्चा है कि कोई बच्चा अपने स्कूल में प्रोजेक्ट करता है, तो उसके टीचर्स और उसके पेरेंट्स उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि तुमने कितना अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, काफ़ी अच्छी मेहनत करी आपने। उसके जो इनिशिएटिव है, जो वो मेहनत कर रहा है, उस मेहनत को अप्रिशिएट करें, ना कि रिजल्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करके उसके जो काम है, उसके जो डेडिकेशन था, उसको अगर आप तारीफ़ करोगे उसकी, तो उसके अंदर हार्ड वर्किंग कैपेसिटी बिल्ड होगी। ऑन दी अदर हैंड, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कोई मैथ्स का टेस्ट हो या कोई प्रोजेक्ट करता है और उसके लिए मजाक उड़ाया जाता है, उसको बोलता है कि कितना तेरा बकवास सा रिजल्ट है, या उसके कंपैरिजन में तेरा इतना खास नहीं है, तो वैसे बच्चे को क्या होगा ना कि हमेशा एहसास कमतरी वाली फीलिंग रहेगी। वो एहसास कमतरी वाली फीलिंग वो पूरी ज़िंदगी कैरी करता है। 5वीं स्टेज जो होती है वो है 12 से 18 साल के बीच में। इसको नाम दिया गया है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। आइडेंटिटी यानी पहचान बनाना। इस इस एज में इंसान क्या करता है, अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करता है पर्सनल आइडेंटिटी। अब अगर से वो पर्सनल आइडेंटिटी बना पाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बना पाए तो अपने बाप के बारे में वो कंफ्यूज रहता है। ऐसा कर लो कि इसमें आप देख लो कि ये तो टीनेजर्स हैं, तो टीनेजर्स जो है ना डिफरेंट आउटफिट्स ट्राई करके देखते हैं, डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ वो ट्राई करेंगे। उनका बिहेवियर एकदम सडन चेंज आपको दिखेगा। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो चीज़ों को ट्राई कर रहे हैं। अब एक बच्चा है जिसको ट्राई करने का मौका दिया गया है, वो डिफरेंट आर्टिस्ट को एक्सप्लोर करता है, डिफरेंट हॉबीज़ एक्सप्लोर करता है, डिफरेंट इंटरेस्ट एक्सप्लोर करता है। तो चांसेस ये है कि इवेंचुअली वो एक अपनी पर्सनैलिटी पा लेगा, वो एक अपने आप का एक कैरेक्टर, एक किरदार डेवलप कर लेगा, अपने इंटरेस्ट को पा लेगा कि यार ये चीज़ में मेरे को इंटरेस्ट है और मुझे ये पसंद है और ये मैं अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना लेता हूँ। वर्सेस कोई इंसान ऐसा है जिसको एक्सप्लोर करने नहीं मिले, उसको डिफरेंट आउटफिट्स ट्राई करने को नहीं मिले, वो बंदा हमेशा रोल कन्फ्यूजन में रहेगा और वो सोसाइटी में फिट इन नहीं हो सकता। इसलिए ये स्टेज भी बहुत क्रूशल है इंसान की ज़िंदगी में। छठा जो स्टेज है वो होता है 18 से लेके 40 ईयर्स में। इसको बोलते हैं इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इंटीमेसी यानी खुरबत, और आइसोलेशन यानी कि कोई इंसान जब आइसोलेटेड होता है, अकेला रहता है, उसको बोलते हैं आइसोलेशन। इस स्टेज में इंसान जो है अपने इंटीमेट और लविंग रिलेशनशिप्स फॉर्म करता है विद अदर पीपल। अगरचे वो ये सक्सेसफुली कर पाया तो वो ऑब्वियसली बात है एक अच्छी हेल्थी लाइफ गुजारता है, और अगर वो नहीं कर पाया तो वो एक लोनली लाइफ गुजारता है। इस एज का जो यंग अडल्ट रहता है वो उसको चाहिए कि वो अपने स्पाउस के साथ, हस्बैंड या वाइफ के साथ एक डीप रोमांटिक रिलेशनशिप बनाए जो उसको सेंस ऑफ इंटीमेसी और सेंस ऑफ कनेक्शन देगा। ऑन दी अदर हैंड कोई इंसान ऐसा है, यंग अडल्ट ऐसा है जो क्लोज रिलेशनशिप्स को अवॉइड करता है फियर ऑफ रिजेक्शन के वजह से, तो वो धीरे धीरे बहुत आइसोलेट हो जाएगा, वो इंसान लोनली फील करने लगेगा। 7वीं जो स्टेज है वो हमने जैसे पिछले एपिसोड में बात करी थी 40 to 65 के बीच में, उसको बोलते हैं जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। इस एज में क्या होता है कि इंसान की एक अंदर से फीलिंग आती है कि वो कुछ ऐसा काम करे जो उसकी आती जनरेशन को फ़ायदा पहुंचाए, और अगर से इसमें कोई कामयाब होता है, फॉर एग्जांपल कोई एक इंसान है, कोई लेडी है या कोई आदमी है, वो कुछ ऐसे काम करता है जिसके वजह से उसको सोसाइटी को फ़ायदा होता है, जैसे झाड़ लगाता हो या गुड कॉजेज़ में वॉलंटियर करता है, तो उस इंसान के अंदर एक फीलिंग आएगी कि मैंने एक अच्छा काम किया जिसके वजह से दुनिया को फ़ायदा पहुंचा और मेरी आती जनरेशन के लिए भी फ़ायदा होगा, तो उसको जनरेटिविटी आएगी, उसको जनरेटिविटी वाली फीलिंग आएगी। दूसरे हाथ पे अगर कोई इंसान ऐसा है जिसने सारी ज़िंदगी सिर्फ खुद पे काम किया, खुद के लिए जिया, सेल्फिश रहा, उसको स्टैग्नेशन वाली फीलिंग आएगी इस एज में। उसको लगेगा कि मैंने ज़िंदगी में कोई अचीव ही नहीं किया, कुछ अचीव नहीं किया, सिर्फ मैं रुका रह गया, है ना, वो वाली बात है यहाँ पर। और 8वां और फाइनल स्टेज वो बोलता है कि 65 से लेके मरने तक के बीच का होता है, उसको उसने नाम दिया है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। अब ईगो इंटीग्रिटी क्या रहती है, एक इंसान की एबिलिटी जब वो पीछे देखता है अपनी ज़िंदगी में, और ज़िंदगी में पीछे देखने के बाद उसको सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट और फुलफिलमेंट अगर है तो उसको ईगो इंटीग्रिटी है, और अगर नहीं है तो उसके पास डिस्पेयर है, मायूसी है। इस स्टेज में इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी पे रिफ़्लेक्ट करता है, और वो जब वो रिफ़्लेक्ट करता है तो उस रिफ़्लेक्शन की वजह से एक तो वो सेटिस्फाइड रहेगा, फुलफिल्ड रहेगा,
या फिर वो फुल ऑफ रिग्रेट्स रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई इंसान है अपनी ज़िंदगी में पीछे मुड़ के देख रहा है और वो सोच रहा है कि हाँ यार मैंने दोस्तों को टाइम दिया, रिश्तेदारों को टाइम दिया, अच्छे काम किए ज़िंदगी में, तो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट रहेगा उसको। और दूसरे हाथ पे अगर कोई इंसान ऐसा है जिसने पर्सनल रिलेशंस को सेक्रीफाइस किया, रिश्तेदारों पे ध्यान नहीं दिए, है ना, अच्छे कोई काम नहीं किए, कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया, कुछ अच्छे डिसीजंस नहीं लिए, अपॉर्चुनिटीज़ को मिस किया, वैसे इंसान को ऑब्वियसली डिस्पेयर रहेगा, रिग्रेट रहेगा। तो ये थी ब्रीफली मैंने आपको बताया एक 8 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी के, जिसको एरिक्सन ने स्टडी किया है और बहुत अच्छे से समझाया। अब अगर एक पर्टिकुलर किसी टॉपिक के बारे में आपको स्टडी करना है कि आपका बच्चा है भाई 1.5 से 2 साल के बीच में, तो आप उस पर्टिकुलर चीज़ को जा कर के इंटरनेट पे सर्च करो, उसके बारे में समझो, तो आप अपने अतराफ़ के लोगों को बहुत बेहतर से समझ पाओगे। बहुत ज़रूरी है ये एक दूसरे को समझना। तो एक दूसरे को जब हम समझते नहीं तो उसी वजह से हमारे अंदर क्या होता है, भेदभाव होता है, मिसकम्युनिकेशन होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है। और बच्चों के बारे में तो ये स्पेशली इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको बच्चों को अच्छी अपब्रिंगिंग देनी है, साइकोलॉजिकली उनको सिक्योर बनाना है और कम से कम उनको साइकोलॉजिकल स्कार्स देने हैं, तो थोड़ा सा पढ़ना ज़रूरी है। सिर्फ वो रील्स देख के, रील्स का ज्ञान देख के कुछ नहीं होगा, क्योंकि रील्स पे हर कोई अपने हिसाब का ज्ञान देता है ना। अब ये जो रहती है स्टडीज़, ऑथेंटिक पेपर्स होते हैं, उसके पीछे साइकोलॉजिस्ट अपना नाम रखता है ना। आप जाके उसको स्टडी, उसको पढ़ सकते हो, उससे फ़ायदा ले सकते हो, और आपको अगर उससे अच्छी समझ है तो आप उसको चैलेंज भी कर सकते हो, अपना कोई नया पेपर लिख सकते हो। लेकिन बच्चों को बड़ा करने के लिए, बच्चों की परवरिश के लिए सिर्फ रील्स पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए।